नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अब तो। और आपको पता है कि आज आपकी पहली क्लास है आपकी यूपी टेट की, जिसमें आपको एनवायरमेंट पढ़ाने वाले हैं, जिसमें सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। सारे बच्चे एक बार साथी सहयोगी एक बार जल्दी जुड़ जाएगा और हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमारी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है, वीडियो आपको क्लियर दिख रही कि नहीं दिख रही है, सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं है। और आपको भी पता है कि यह क्लास एक ऐसी क्लास होने वाली है जो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए आपके जहाँ से प्रश्न बनते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसी के आधार पर क्लास होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास होगी। और मैं यही कहूँगा साथियों, जो नए साथी हैं उनसे यही कहूँगा कि बस अपने अंदर रेगुलरिटी रखना है, आपको प्रतिदिन क्लास लेना है। बाद बाकी आपकी समस्या समाधान करने के लिए हर तरीके से प्रयास मैं करूँगा। और बस इतना ही बात कहूँगा आप सभी से कि जो बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं कैसा पेपर होगा, क्या प्रक्रिया है, बस आपसे यह कहूँगा जब भी क्लास हो आराम से पढ़िएगा। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा, समस्या समाधान तुरंत करूंगा। तो सभी का स्वागत है, वर्षा एंड हर्ष एंड आंचल जी एंड ऋतु, साक्षी, सारे साथी सहयोगी एक बार जल्दी जुड़ जाएगा। राधे राधे, सभी का स्वागत है। बंदन है, सपना यादव जी स्वागत है। चलिएगा तो चलिए साथियों, आज आपकी पहली क्लास है जिसमें हम यूपी टेट की अगर बात करते हैं, आपकी यूपी टेट में कवर करवाने वाला हूं। और यूपी टेट में हम आपको क्या कवर करवाने वाले, 2026 जो आपका एग्जाम है, जुलाई में आपका पेपर लगा हुआ है, 2, 3, 4 जुलाई आपका लगा हुआ है। इसका सिलेबस भी आपका कह सकते हैं दे चुके हैं, आपको पता भी होगा, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। आज आपकी क्लास जो है, आज क्लास आपकी फर्स्ट क्लास है और जिसमें आपको पता है कि पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों के लिए क्लास होने वाली। कारण क्या है कि इस बार जो है पेपर सेकंड में भी ईवीएस का पार्ट रखा गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, दोनों कवर करते हुए चलेंगे। मेरा मानना ये है कि ये बस सोचना कि सर पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या रहेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आपके हित के लिए पढ़ाया जाएगा। आप सभी को भी हैप्पी शिवरात्रि भैया। चलिएगा, उससे पहले आपको ये क्यूआर दिख रहा होगा, इसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। ये हमारा टेलीग्राम है। अगर आपकी कोई समस्या आएगी तो इस समस्या समाधान करने के लिए आप मैसेज करोगे, उसका समस्या समाधान करूंगा। दूसरी बात, अगर नहीं जुड़ पा रहे तो साथ ही आप सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पर। आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर जाना है ईवीएस बाई प्रशांत सर, ईवीएस बाई प्रशांत सर, अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 ये हमारा क्या है, टेलीग्राम है। तो साथियों मैं इतना ही आपसे कहूंगा, टेलीग्राम से आराम से जुड़ जाना है बढ़िया तरीके से। चलिए शुभारंभ करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा और ये आपका ऐसा प्रश्न है जो आया हुआ प्रश्न है और उम्मीद करूंगा सारी चीजें आपकी कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये दे रखा है, क्या कह रहा है, ये आपका यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। बस आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा या कोई समुद्री सीमा नहीं है, बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी इंडियन स्टेट्स हैज नो मैरीटाइम बॉर्डर, यानी कमेंट करके बताओ साथी ऐसे कौन सा है राज्य जो समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ऑप्शन ए कह रहा गुजरात, बी कह रहा गुजरात, गोवा, तीसरा राजस्थान और चौथा कह रहा महाराष्ट्र। आंसर बताने का प्रयास करो, जल्दबाजी में आंसर मत दो। हाँ भैया साक्षी जी, ठीक है। आज शिवरात्रि भी थी तो थोड़ा सा पूजा वूजा करनी थी, उसके चक्कर में जल्दी से निकल आया, रूम पे ही रखा है चश्मा, कोई बात नहीं। बताने का प्रयास करो, सारे आंसर दो। तो कुछ बच्चे कह रहे सी को लॉक कर दिया। सुनो मेरी बात, आपको पता है कि यहां पर समुद्र की सीमा, तुम्हें टोटल अगर पूछा जाएगा समुद्र के एक तरफ से कितने राज्य लगते हैं, समुद्र की एक तरफ से कुल कितने राज्य स्पर्श करते हैं, सीमा को स्पर्श करते हैं मेरे बच्चे, सीमा को स्पर्श करते हैं। तो तुमने कहा सही राज्य के बारे में बात करते हैं, स्टेट के बारे में अगर बात करी जाएगी साथियों, स्टेट के बारे में अगर बात करते हैं तो तुमने कहा सर टोटल अगर बात करते हैं तो कितनी संख्या है, आपने कहा 9 है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। अब यहां से प्रश्न तुमसे सीधा घुमाकर पूछा गया कौन सा राज्य। अब तुमने देखा होगा साथियों, अगर भारत का अगर मानचित्र देखोगे, इधर क्या है आपको अरेबियन सी है, क्या साथियों अरेबियन सी है, अर्थात इधर क्या है अरब सागर है, पश्चिम साइड अरब सागर है, और इधर क्या है साथियों आपको वे ऑफ बंगाल है, ठीक। वे ऑफ बंगाल खाड़ी है, आपको पता है बंगाल की खाड़ी है, ठीक भैया। इतना तो हमें सर पता है, हमने शायद सीटेट जिन बच्चों ने क्लास ली उनको पता भी होगा। लेकिन अब ये यूपी टेट के तो मैं बेसिक से लेकर चलूंगा, जो इसको आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आ रहा है वो सीखने का प्रयास करे। अगर आप अरब सागर तरफ पढ़ेंगे मेरे बच्चे, पहला राज्य आपका बात करते हैं कौन सा पड़ता है, गुजरात राज्य कितना पड़ता है, तुमने अरब सागर तरफ पड़ता है, समुद्र की एक तरफ से सीमा स्पर्श करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप देखो सर जी क्या लगा है आपको, महाराष्ट्र भी स्पर्श करता है। तीसरा अगर देखो छोटा सा गोवा लगता है।
चौथा अगर बात करते हैं आपको केरल सॉरी कर्नाटका लगता है। कौन सा लगता है साथियों? कर्नाटक लगता है। और पांचवा अगर राज्य की बात करते हैं केरल पड़ता है। अगर टोटल राज्य के बारे में बात करते हैं, 5 ऐसे राज्य जो अरब सागर तक पड़ने वाले राज्यों में से एक है, ये आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, एक तो आपके यहाँ पर हो गए दादर नगर हवेली दमन दीव, एक आपके हो गया यहाँ पे लक्षद्वीप। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है। उसके बारे में बात करते हैं इसके बाद वे ऑफ बंगाल तरफ कौन सा पड़ता है? आपने कहा तमिलनाडु किधर पड़ता है? तमिलनाडु हमारे किधर पड़ता है? वे ऑफ बंगाल खाड़ी तरफ पड़ता है, यानी बंगाल खाड़ी तरफ। दूसरा आपने कहा सही आंध्र प्रदेश किधर पड़ता है? आंध्र प्रदेश, तब भी आपको बंगाल खाड़ी तरफ। तीसरा आपको सही उड़ीसा, उड़ीसा किधर पड़ता है? बंगाल खाड़ी तरफ पड़ता है। और चौथा आपको कैसे पश्चिम बंगाल, यानी कह सकते हैं वेस्ट बंगाल भी किधर पड़ता है? बंगाल खाड़ी। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 राज्य जो समुद्र की एक तरफ से सीमा को स्पर्श करते हैं, ये तो आपको तय हो चुका है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कह रहा है कौन सा ऐसा राज्य नहीं है, नहीं पूछा गया है कौन सा नहीं है। गुजरात आपका स्पर्श करता है एक तरफ से, आंसर होगा नहीं। गोवा आपने का स्पर्श करता है, आपका आंसर होगा नहीं। महाराष्ट्र आपने का स्पर्श करता है, आपका आंसर होगा नहीं। तो बच्चा एक राइट आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात मेरे प्यारे साथियों राजस्थान इज राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो आपके समुद्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। यह भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। किसी कोई डाउट? क्लियर है? एनीबडी डाउट? चलिएगा, वेरी गुड। ये आपके यूपी टेट में क्वेश्चन आया हुआ टेट है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको कवर करवाया है। इसी से आपका सीटेट भी पूछा जाता है, सीटेट भी पूछने के साथ साथ यूपी टेट भी पूछा जाता है। अब तुमसे पूछा जाता है साथियों कि राजस्थान एक ऐसा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपको 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में क्या है साथियों? इसका कह सकते हैं आपका कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपके दिमाग बैठा लीजिएगा। आपसे अगर पूछा है राजस्थान के बारे में अगर बात करते हैं, तो राजस्थान की अगर बात करते हैं सर्वाधिक क्या है? यहाँ पर रेत ही रेत देखने को मिलती है। थार रेगिस्तान का ज्यादा विस्तार देखने को मिलता है। थार रेगिस्तान यानी थार डिजर्ट जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर विस्तार है। ये भी आपके दिमाग पे बैठा लीजिएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग राइट का आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। एनीबडी डाउट? आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है। आज का दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? कैसे हमें पता लग जाता है जो नदियों को प्रदूषण स्तर मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? कैसे हमें जल की गुणवत्ता का पता लग जाता है कि भैया कैसा जल है? कमेंट करके बता दीजिएगा। भैया वर्षा बहुत बहुत शुभकामनाएं। 115 अगर क्वेश्चन आपके सही है तो आप मिठाई के पात्र है खाने के लिए आपका प्यार और सपोर्ट रहे तो आप एक बार जब आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपको समय बता दिया जाएगा, आपको सभी को बुलाया जाएगा, अड्डा परिवार में आपका स्वागत करेंगे बढ़िया तरीके से और बाकायदा आपको आपके माँ बाप को सम्मान करेंगे। ठीक ना? बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है, आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ऐसे आपको यूपी टेट में करना है, लेकिन अभी आप अपनी तैयारी को रोकना नहीं है। जितने भी साथी सही हो, चाहे सी टेट पास कर लिया हो चाहे यूपी टेट तैयारी कर रहे हो, आपको तैयारी ऐसे करनी है जो आगामी सुपर टेट इत्यादि जो एग्जाम है उसमें एक अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है ना? तो तैयारी को रोकना नहीं है। तो यहां पर कह रहा है किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? बता दीजिएगा। द पॉल्यूशन लेवल ऑफ रिवर एज कह सकते हैं मेजर्ड। एटीपी हो गया, एसटीपी हो गया, बीओडी हो गया, डब्ल्यूपीएल हो गया। आंसर देने का प्रयास करो, लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज पहले तो आपकी क्लास जो है पहली क्लास है, अगर हो सके तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मुझे पता है कुछ सो रहे होंगे, शिवरात्रि है, आज व्रत भी है, सर मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन भी लगेगा, पढ़ने में मजा भी आएगा। बस अपने अंदर एक बात ध्यान रख लीजिएगा, धीरे धीरे चीजें कवर करेंगे, रेगुलरिटी रखोगे, सफलता प्राप्त कर जाओगे। लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट संख्या कम नहीं होनी चाहिए। कुछ कैसे सी को लॉक कर दिया जाए। तो देखो साथियों, आपको पता है कि नदियों का प्रदूषण स्तर जो मापा जाता है साथियों, नदियों का प्रदूषण स्तर मापने के लिए क्या किया जाता है? पॉल्यूशन अगर बात करते हैं, पॉल्यूशन लेवल की अगर बात करते हैं तो वो किसके द्वारा मापा जाता है? आपको बीओडी के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? बीओडी। बीओडी फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कह सकते हैं जैव, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव रासायनिक मांग। ठीक, अब आपके दिमाग बैठा लीजिएगा ऑक्सीजन मांग। ठीक है, चाहो तो लिख लो, पता लगे प्रसंग से पूरी बात नहीं लिखी थी। ऑक्सीजन मांग, ठीक। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए जो बीओडी होता है ये नदियों के प्रदूषण स्तर मापने के लिए प्रयोग किया है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथ, इसके द्वारा हमें पता लग जाता है नदियों का जल स्तर कैसा है, गुणवत्ता कैसी है, ये सारी चीजें क्वालिटी बता देता है। ठीक, लेकिन तुमसे एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों, आपका ही प्रश्न आता है
कि बीओडी इन 5 डेज का मतलब क्या होता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ये आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि बीओडी इन 5 डेज क्या होता है, साथ ही इसका मींस क्या होता है, तो आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज के अंदर देखा जाता है। ठीक, ये भी आपको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर तुमसे पूछा जाता है कि भारत में गंगा एक्शन प्लान, जिसे हम लोग बोलते हैं जीएपी, कब प्रारंभ किया गया था, अगर पूछा जाएगा साथियों किस वर्ष यानी गंगा एक्शन प्लान प्रारंभ किया गया था, भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसने गंगा एक्शन प्लान को प्रारंभ किया था, यानी कितने करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी यह कह सकते हैं प्रयास असफल रहा था। तो प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो अलग अलग तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका क्या है, यूपी टेट है। यूपी टेट में फैक्ट टू फैक्ट चीजें पूछी जाती है, घुमाकर नहीं पूछी जाती है। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन गलत ही होगा। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा भारत में गंगा एक्शन प्लान का प्रारंभ किया गया था, मेरे प्यारे साथियों बताने का प्रयास करना है। अगर तुमसे प्रश्न पूछे, तो मैं उल्टा लिख रहा हूं, अगर तुमसे पूछा जाएगा भारत में गंगा एक्शन प्लान, जिसे हम लोग बोलते हैं जीएपी, गंगा एक्शन प्लान कब प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ यानी कब स्टार्ट किया गया था तो आप कह दो सर ये जो हुआ था 1985 में, 1985 में ये प्रारंभ किया गया था। और अगर बात करते हैं, अगर पूर्णता शुरुआत की अगर बात करते हैं, तो ये लागू मेरे बच्चे 1986 में हो गया था। ठीक पहली बारी तो आपको 1985 को ही देना है। दूसरी बात आपको प्रारंभ है मेरे बच्चे, इसको प्रारंभ किसने किया था, किसने स्टार्ट किया था, तो कौन प्रधानमंत्री थे, तो आपको कह सकते हैं किसी को पता है, किसी को पता है साथियों किसके द्वारा, सर जी रात 9 बजे नहीं पढ़ाते। देखो रात 9 बजे जो क्लास होगी आपकी सी टेट के लिए होगी, और ये क्लास जो है आपके यूपी टेट के लिए कवर करवाने वाली है। ठीक है ना, आपका सी टेट हो ही चुका है, और गॉड ने ऐसी कृपा की है, जो आपको जो भी पढ़ाया गया है वो एग्जाम में देखने को मिला है। और मैं इसलिए अभी कुछ बातचीत नहीं कर रहा हूँ, जैसे रिजल्ट आएगा उस दिन देखने को मिलेगा क्या आपका रिजल्ट रहा है। ठीक है ना, जो 28-29 के लिए मैंने वादा किया था वो मैं प्रत्यक्ष आपको दिखाऊंगा, जो मैंने मेहनत की है और आप लोगों को सपोर्ट रहा है, आप लोगों ने मेहनत की, उसका रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, कारण क्या है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे, कम से कम विश्वास नहीं मानो, कम से 1000-2000 मैसेज आए होंगे जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है, पेपर अच्छा हुआ है, सी टेट की बात करते अच्छे के साथ ईबीएस की अगर बात करते बेस्ट गया है। मैं अभी प्रत्यक्ष तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, जब रिजल्ट आने के बाद सारे प्रूफ है मेरे पास। ठीक है ना, तो ऐसे तुमसे भी कहूँगा कि बढ़िया से पढ़ो, आराम से पढ़ो, चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। बस अपने अंदर एक बात ध्यान रख लें, रेगुलरिटी रखना है, ये ध्यान रख लो। ठीक, अब बात करते हैं किसने प्रारंभ किया था, राजीव गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, राजीव गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और कह सकते हैं किस लिए किया गया, गंगा के जल की गुणवत्ता के लिए किया गया, सुधार करने के लिए। जो क्वालिटी थी मेरे बच्चे, जो क्वालिटी थी, क्वालिटी को सुधारने के लिए, जल की सुधार करने के लिए किया गया था, लेकिन ये प्रयास असफल रहा था। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में सेट कर लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तुमसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि जल से दूषित जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, या दूषित जल का सेवन करने से कौन कौन सा होता है रोग, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे प्रक्रिया होती है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो आपके क्वेश्चन है उसी के आधार पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यूपी टेट में ये भी ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि आपका वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। यहां पर किसकी बात कर रहा है, वायरस के बारे में बात कर रहा है। कौन सा ऐसा वायरस रोग है जो इन्फेक्शन से फैलता है, वायरस इन्फेक्शन से फैलता है, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, इनका कोल्ड हो गया यानी कि जुकाम हो गया, एंड मलेरिया हो गया, बता दो। वेरी गुड, वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू सालू। आंसर देने के प्रयास को कुछ कह रहे सही, सी को लॉक करें। सुनो मेरी बात, सबसे पहले आपका अगर यूपी टेट के बारे में बात करते हैं, चाहे आपके सुपर टेट के बारे में बात करते हैं, तो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग है, अर्थात जिसे इंग्लिश बोलते हैं बैक्टीरिया जनित रोग है। ऐसा कौन सा रोग है जो वायरस जनित यानी विषाणु जनित रोग है। ऐसा कौन सा रोग है जो दूसरे जल से फैलता है, दूसरे जल के सेवन करने से कौन सा रोग फैलता है। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनसे सॉल्व करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी, चीजें कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तुमने कहा सही, सी को लॉक कर दिया, हम आपकी बात बिल्कुल स्वीकार करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कोल्ड है जो आपका, यह कह सकते हैं कैसा रोग है, आपने कहा सही वायरस रोग है, अर्थात विषाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही है, विषाणु जनित आपका रोग है, बिल्कुल सही है। ठीक, अगर तुमसे पूछा इसके वायरस का नाम क्या है, अगर तुमसे पूछा जाएगा वायरस नेम क्या है साथियों इसका,
आपको कहा है मेरे बच्चे, कमेंट कर बता दीजिएगा। अगर किसी को पता है कि जुखाम के वायरस का नाम क्या है, कमेंट करके बताओ। उजैरा खातून एंड भूत, भूत जी आ गए, बहुत स्वागत है आपका, बड़ा दिन बाद दिख रहे हो भूत मेरे भाई। सुरेंद्र सिंह जी स्वागत आपका, एंड आंचल एंड कमसा कमशा जी, जितने साथी सहयोगी हैं एक बार मैं उनसे यही कहूँगा कि हो सके तो इस सेशन को शेयर भी कर दो बढ़िया तरीके से। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके हित के लिए पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें कवर करता हुआ चलूंगा, किसी बच्चे को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। बताओ किसी बच्चा उसका सीखो तो लॉक कर ही दिया है मैंने। हमने तुमसे कहा है कि इसके वायरस का नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, यानी कि आपका वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं। क्योंकि अब की बार सीटेट में यूपी टेट कॉल जुखाम के बारे में पूछा गया, कोई और पूछ सकता है, तो पूछा विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, रोग के बारे में बात करते हैं, यानी वायरस जनित रोग आपके कौन से हैं। तो आपको सर जी वो रोग होते हैं हेपेटाइटिस। कौन सा साथियों? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में बात करते हैं, कैसा रोग है? आपने कहा सर जी ये हमारा विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। तुमने कहा सर जी और बता दीजिएगा। रेबीज। रेबीज कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। आपको खसरा, खसरा कैसा रोग है? आपको विषाणु जनित रोग है। एड्स, एड्स कैसा रोग है? आपको सही विषाणु जनित रोग है। पोलियो, पोलियो कैसा रोग है? आपको कह सकते हैं विषाणु जनित रोग है। ठीक है। डेंगू कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। एन कह सकते। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया कैसा रोग है? आपको वायरस जनित रोग है। अगर पूछे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। कोविड, कोविड-19 कैसा रोग है? वायरस जनित रोग है। एंड कोल्ड यानी जुखाम, ये सारे रोग कैसे होते हैं? वायरस जनित रोग होते हैं, अर्थात वायरस से फैलते हैं। इसके अकॉर्डिंग इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमने कहा सर जी इसका वायरस का नाम क्या है? तुमने कहा राइनो वायरस होता है इस विषाणु का नाम, ये भी आपको दिमाग में बैठा लो, राइनो वायरस। राइनो वायरस जो होता है इसका विषाणु का नाम है, इज राइट आंसर सी। अगर तुमसे टाइफाइड कैसे फैलता है? आपने कहा दूध से जल से फैलता है। कैसे फैलता है? दूध से जल के सेवन से फैलता है, सेवन करने से फैलता है। कॉलरा भी दूसरे जल से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? तुमने कहा मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है। ये भी अपने दिमाग में बैठा लेना है, ये भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब तुमसे और प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका प्रमुख जीवाणु जनित रोग कौन कौन से? बैक्टीरिया, जीवाणु जनित रोग कौन से हैं? जीवाणु जनित रोग के बारे में बात करते हैं, कमेंट कर बताओ। बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? साक्षी एंड जितने भी साथी सहयोगी हैं एक बार सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। और एक बार मैं भी क्लास को शेयर कर दे रहा हूं, एक बार आप लोग भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्यों नहीं हट रहा है ये? चलो भाई, चलो। हाँ अब बताओ साथियों जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, किसी को? वर्षा एंड उजैरा, शशि बता दीजिएगा। तो आपको पता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता है, मैं बता दे रहा हूँ छोटे से सरल भाषा में। अगर जीवाणु जनित बैक्टीरिया जनित के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है बैक्टीरिया के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाएगा कि डिप्थीरिया कैसा रोग है जो बच्चों में होता है। तो आपको डिप्थीरिया के बारे में बात करते हैं, डिप्थीरिया रोग कैसा है? तो आपने कहा सर जी जीवाणु जनित रोग है। प्लेग, प्लेग कैसा रोग है? आपको जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड, टाइफाइड कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। आपको हैजा, निमोनिया, हालांकि ये दूसरे जल से भी फैलता है, दूसरे जल से। टाइफाइड, आपको हैजा, और बात करते तपेदिक यानी टीबी वगैरह हो गया, काली खांसी, ये सारे कैसे हैं? जीवाणु जनित रोग होते हैं, ये भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये भी अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, ये भी आपका अच्छा सा प्रश्न है और आंसर देने का प्रयास करना है। आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये भी आपका अच्छा सा प्रश्न है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कट रहा है। एक सेकंड इसको सही कर लेते हैं। अब ठीक है, चलो अब यहां पर थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, ऊपर कर लेते हैं हल्का सा।
अब यहाँ पर अगर भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा माना जाता है, कमेंट करके बता दी। द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कैसे वेदर यानी अफेक्टिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, बता दीजिए। टेम्परेचर हो गया यानी तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, पवन हो गया, वृष्टि हो गया। वृष्टि को ही कह सकते हैं, वर्षा भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में जैसे बोलते हैं रेन बोल सकते हैं। ये भी अपने दिमाग पर सेट कर लीजिए, आंसर देने का प्रयास करो। अब तुम्हें पता, कुछ बच्चे कहे डी को लॉक कर दे, वेरी गुड। अब तुम्हें एक बात पता है, याद होगा कि नहीं है मुझे नहीं पता, लिख लो। भारत कैसा देश है? तुमने कहा भारत एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा साथियों? कृषि, एग्रीकल्चर होती है मेरे बच्चे, एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, कृषि प्रधान देश है। यहां पर अगर बात करते हैं प्रमुख 3 यानी कह सकते हैं फसलों को क्रम माना जाता है, फसलों क्रम, जिसमें आपका रबी फसल हो गया, ठीक, आपका खरीफ फसल हो गया, और तीसरा आपका जायद फसल हो गया। 3 फसलें आपकी प्रमुख की जाती है, ये हमने आपको बताया था। अगर बात करते हैं कृषि के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो तुमने कहा सर जल की आवश्यकता होती है। जल के लिए अगर बात करते हैं, भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित मौसम अगर बात करते हैं खेती कृषि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तुमने कहा वाटर अर्थात रेन है। ये भी आपके दिमाग रख ली, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अपने दिमाग में सेट कर लो, ये भी अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है सर जी। इस क्लास का टाइम चेंज कर लो। देखो जितने भी हैं, साक्षी हो गई या जितने साथी सहयोगी हैं, आपसे ये कहूँगा, हमें भी दिक्कत है। अब मैं रात को 11 बजे यहाँ से जाऊँगा, सुबह तुरंत उठकर ऑफिस भी आना है, तब मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? समझो मेरी बात को, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट का अगर बात करते हैं, थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लो। क्योंकि यूपी टेट में आपका हर एक ऐसा विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी इसमें इंक्लूड रहता है यूपी टेट सुपर टेट में। अगर यूपी टेट के साथ अगर सी टेट अगर एक साथ हम चला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भ्रमित करेंगी और आपको समस्या उत्पन्न होगी। इसकी वजह से सी टेट वाली क्लास आपकी अलग ही रहेगी। लेकिन सी टेट शायद अगर एच टेट होता तो मैं चला सकता हूँ, क्योंकि उसका सिलेबस और एच टेट का दोनों एक ही है, सेम ही है, ठीक है ना। लेकिन यूपी टेट सिलेबस थोड़ा चेंज है, इसलिए अलग कर लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और रोज आपकी सुबह ही क्लास होगी, थोड़ा सा हमारे लिए एडजस्ट कर लो। जैसे मुझे दिक्कत होगी वैसे आपको भी दिक्कत होगी, थोड़े 2 4 5 दिन दिक्कत होगी, छठे दिन अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। अब इतनी कम संख्या है, चाहता तो मैं बंद कर दूं क्लास, लेकिन नहीं, आपको धीरे धीरे पता लगेगा, बच्चों को आराम से जुड़ेंगे। एक बार मैं भी क्लास को शेयर कर दे रहा हूँ, सर जी सुबह स्कूल होते हैं, हाँ मानता हूँ, समस्या समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी और हमको भी। एक बार मैं कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पर। आदि तो सोच से रहे हैं कि पता नहीं आज तो सर व्रत हो रहा है। लो भाई, फिर हमने शेयर कर दिया। चलिएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आहा कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब यहां से अगर आप देखोगे, यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका हरियाणा टेट, मतलब आप किसी एग्जाम में आप बैठोगे, यहां से आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर दे रखा कि वायुमंडल सबसे ठंडी परत कौन सी मानी जाती है, कैसी कौन सी लेयर है जो सबसे ठंडी मानी जाती है, बता दीजिएगा। कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है भैया, कमेंट करके बताइए। अब अगर तुम्हें पता है कि वायुमंडल के बारे में अगर बात करते हैं, वायुमंडल के अगर बारे में बात करते हैं, वायुमंडल परतों के बारे में बात करते हैं, परत या एटमॉस्फेयर की अगर बात करते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं, तो तुम्हें पता है प्रमुख परतें कितनी है, टोटल है आपके 5। वायुमंडल कितनी प्रमुख परतें हैं, लेयर कितनी है, आपने कहा सर जी टोटल लेयर की अगर बात करते हैं तो लेयर टोटल आपकी है कितनी, आपने कहा 5, ठीक। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा है कौन कौन सी प्रमुख परतें हैं, कमेंट कर बता दो, किसी को पता है? स्वागत आपका डी के मेरे भाई। अगर तुमसे पूछा जाएगा वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, तुमने कहा संख्या 5 है। पहली परत का नाम क्या है सर जी, तुमने पहली परत है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्या होता? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ठीक। अगर तुमसे पूछा जाता है कि पृथ्वी की सबसे नजदीक परत कौन सी मानी जाती है, आपको ट्रोपोस्फेयर जो होता है यह पृथ्वी के सबसे नजदीक परत है। पृथ्वी के सबसे नजदीक परत कौन सी है, सबसे नजदीक परत कौन सी मानी जाएगी, तो आप कह दो सर जी हमारा कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में रख लो। जिसको लग रहा होगा प्रशांत सर धीरे चल रहे हैं, आज पहली क्लास है इसलिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं,
जैसे जैसे आपके लेवल दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्लास का कह सकते हैं समय भी बढ़ेगा और साथ साथ क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जैसे रिदम में आ जाओ, पता लगे एकदम तुरंत तुरंत करवाने लगे भाग जाओगे। धीरे धीरे आपका रिदम 2 4 8 10 दिन 15 दिन हो गए आराम रेस्ट करते हुए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको जगा रहे हैं। पृथ्वी की सबसे नजदीक परत कौन सी है? तुमने कहा सर जी ट्रोपोस्फीयर है। तुमसे पूछा जाएगा साथियों कि जितने भी मौसम संबंधित समस्याएं हैं या मौसम संबंधित जो भी आपके चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट चेंजेस जो होते हैं, जलवायु परिवर्तन जो होता है, किस पर होता है? तो आपको क्षोभ मंडल पर। तो मौसम परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, मौसम परिवर्तन या कह सकते हैं आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, किस मंडल पर होते हैं? तो आपको क्लाइमेट चेंजेस सारे होते हैं किस पर? आपको ट्रोपोस्फीयर पर होते हैं। कारण क्या है मेरे बच्चे? यानी आप कह सकते हैं मौसम परिवर्तन जैसे जैसे आपको बादल का फटना, बादल का फटना ये भी आपके कह सकते हैं किस पर होता है? ट्रोपोस्फीयर। बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना ये भी आपका कैसा है? वर्षा का होना आपके ये भी आता है। वर्षा के साथ साथ अगर प्रश्न पूछा जाएगा साथियों आपका यानी ओले का गिरना, ओले का गिरना आपसे कहा जाएगा साथियों, ओले के साथ अगर बर्फ का गिरना, बर्फ का गिरना, आंधियों का आना, आंधियों का आना, आंधियों का आना, तूफान का आना, ये सारे जितने भी आपके कह सकते हैं मौसम परिवर्तन जो होते हैं किस मंडल पर होते हैं? तो प्रश्न लिखोगे क्षोभ मंडल पर। पूछा जाएगा पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट या सबसे यानी कह सकते हैं निचले स्तर पर कौन सी परत पाई जाती है? तो अब आप क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जो होते हैं पृथ्वी सबसे नजदीक परत पाई जाती है। यहां पर कहा गया मेरे क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर होगा नहीं, ट्रोपोस्फीयर आपका आएगा नहीं, आंसर सी नहीं होगा। अब अगर बात करते हैं तुमसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि आपकी दूसरी परत कौन सी पाई जाती है? आपके एटमॉस्फेयर की दूसरी परत कौन सी? तुमने कहा सजी आपका समताप मंडल, समताप मंडल। अब किसी को पता है कि समताप मंडल पर क्या पाया जाता है? जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। चाहो तो साथियों यहां पर दे भी रखा है, यहां पर नहीं दे रखा, मैं बताना चाहता हूं कि स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, स्ट्रेटोस्फीयर एक ऐसी परत है जिस पर किसी प्रकार मौसम परिवर्तन नहीं होता है। इस पर अगर मौसम बात करते हैं समान मौसम रहता है। कैसा रहता है? समान मौसम रहता है, समान मौसम रहेगा। आपका और कैसे समताप मंडल पर अगर बात करते हैं तो इसी मंडल की अगर बात करी जाएगी तो इस मंडल पर साथियों, इसी मंडल पर, इसी मंडल यानी इसी लेयर पर अगर बात करते हैं, लेयर पर वायुयान उड़ाए जाते हैं, वायुयान उड़ाए जाते हैं। ये भी अपने दिमाग से ऐड कर लो, वायुयान उड़ाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा साथियों किस मंडल पर ओजोन परत पाई जाती है? तो आपको इसी मंडल पर, इसी मंडल पर, माफी चाहूंगा, इसी मंडल यानी इसी लेयर पर आपको ओजोन लेयर पाई जाती है। कौन सी लेयर? ओजोन परत, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर पाई जाती है साथियों। ये भी आपके दिमाग से सेट कर लो, आपके दिमाग रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको तो साथियों मौसम समान किस पर होता है? रहता है आपको समताप मंडल पर। इसी मंडल क्या वायुयान उड़ाए जाते हैं, इसी मंडल क्या होते हैं साथियों? ओजोन लेयर भी पाई जाती है, ठीक। तीसरी अगर आपके लेयर के बारे में बात करते हैं, तीसरी परत कौन सी है? तो आपके पास तीसरी है आपके मध्य मंडल। बहुत बढ़िया बात, अब इसी से तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, तीसरी लेयर कौन सी है? तुमने कहा मध्य मंडल, मध्य मंडल। अब मध्य मंडल इंग्लिश में कहते हैं मीजोस्फीयर कहते हैं, ठीक भैया। अब आपसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा कि मीजोस्फीयर जो होती है साथियों ये कैसी है? तो आपको यह है सबसे ठंडी परत मानी जाती है, सबसे ठंडी, ठंडी परत है, सबसे ठंडी परत है। यहां का टेम्परेचर जो है -80 डिग्री प्लस रहता है मेरे बच्चे, यानी 100 तक चला जाता है, -100 डिग्री तक चला जाता है, इतना है। अगर तुमसे पूछा जाएगा किस मंडल पर उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं या किस मंडल पर उल्कापिंड जलने प्रारंभ होते हैं? तो आपको इसी मंडल पर, इसी मंडल पर उल्कापिंड, उल्का मीटेओराइट जिसे बोलते हैं, मीटेओराइट जो होता है उल्कापिंड जलकर राख हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। और सबसे ठंडी परत कौन सी मानी जाती है? तो आपको मीजोस्फीयर मानी जाती है। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ठंडी परत ही यहां पर पूछी गई है, तो यहां पर सबसे ठंडी परत आपको मध्य मंडल इस राइट आंसर हो जाएगा, अतः मीजोस्फीयर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब तुम्हारे दिमाग बनना सर जी आपने पहला आपने बता दिया सर जी ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, दूसरा आपने बता दिया स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा आपने मध्य मंडल, चौथा अगर बात करते हैं चौथी परत कौन सी है? तो आपके फोर्थ लेयर के बारे में बात करते हैं आप लोग आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल जो होता है जिसे इंग्लिश आयनोस्फीयर बोला जाता है साथियों, इस मंडल पर, इस मंडल पर अगर बात करते हैं रेडियो तरंगे क्या होती है? परावर्तित होती हैं। कैसे होते हैं? चेंजेस होते हैं, परावर्तित होती हैं। अगर बात करते हैं इसी मंडल पर क्या होते हैं साथियों, इसी मंडल पर जैसे आपको रेडियो तरंगे जैसे
आपका फोन, आपको रेडियो इत्यादि से संचार होता है, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारी प्रक्रिया किस पर होती हैं? तो आपको सारी प्रक्रिया आपके यानी कि आयन मंडल पर होती है, आयनोस्फीयर पर होती है। और अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा उल्कापिंड जलने प्रारंभ किस मंडल पर होते हैं? उल्कापिंड मीटोराइट के बारे में बात करते हैं। उल्कापिंड जलने प्रारंभ किस पर होते हैं? जलने प्रारंभ होते हैं तो आपको आयन मंडल पर लास्ट आपकी परत कौन सी पाई जाएगी? तो आपको लास्ट परत है, लास्ट लेयर है आपकी कौन सी? आपको बहिर्मंडल। कौन सी फिफ्थ परत कौन सी हो जाएगी? आपको बहिर्मंडल हो जाएगी, बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फीयर बोला जाता है। एक्सोस्फीयर जो होता है यह है सबसे लास्ट यानी कह सकते हैं लेयर है, पृथ्वी सबसे लास्ट लेयर है, वायुमंडल की सबसे लास्ट यानी कि परत आपकी मानी जाती है। आपको इसी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस देखने मिलती है, हीलियम गैस देखने मिलती है। आपको इसी मंडल अगर बात करते हैं, इस मंडल के बाद अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। इस मंडल के बाद क्या होता है? आपको अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है, अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। ये भी अपने दिमाग में सेट कर लो। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, क्या किसी कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अब तुम कहो सर ये इतना सारे तुमने क्यों लिखा दिया है? तो मेरे प्यारे साथी, मुझे अच्छा कहो या कुछ भी कहो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि प्रश्न अब की बार ये यूपी टेट पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछे, चाहे सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको कह सकते हैं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका कह सकते हैं उत्तर प्रदेश यूपी टेट तैयारी कर रहे हो, तो यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की सबसे नजदीक परत कौन सी है, या पूछा जाए कि किस मंडल पर उल्कापिंड जो होते हैं जलकर राख हो जाते हैं, या पूछा जाए किस मंडल उल्कापिंड जलने प्रारंभ होते हैं, जो मीटोराइट जो होते हैं किस पर जलने प्रारंभ हो जाते हैं, पूछा जाएगा वायुयान किस मंडल पर उड़ाए जाते हैं, पूछा जाए ओजोन लेयर किस मंडल पर पाई जाती है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपके प्रमुख रूप से यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे। क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। एसके जी बिल्कुल दे सकते, मसूरी बिल्कुल दे सकते हो। अब आपकी रेगुलर क्लास 11 बजे ही होगी, ठीक है, ये अपने दिमाग में बैठा लेना है। और रोज अब आपकी 11 बजे क्लास होगी, ये भी अपने दिमाग पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, सारी चीजें आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान ना होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, देखो भले ही हम क्वेश्चन 15 कराएं, लेकिन वो 15 प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो 15 चौको 60 प्रश्न आपको कवर करवा देंगे, 15 क्वेश्चन। अब तुम कैसे 4 ऑप्शन होते, चारों मैं एक्सप्लेन करता हूं, पूरी विधिवत चीजें कवर करता हुआ चलता हूं, ठीक है ना। तो इसके चक्कर मत रहना कि प्रशांत सर 1 घंटा हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, कभी नहीं करवाएंगे। अभी भी जब एग्जाम बिल्कुल पास में आएगा तब स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। जैसे जुलाई में पेपर है तो आपके कह सकते हैं मई लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाने, फिर आपको ज्यादा चीजें हमें कवर करवानी नहीं होंगी, केवल क्वेश्चन ज्यादा करवाने होंगे। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मेरा पूरा टारगेट रहेगा, और कह सकते किसी प्रकार कोई दिक्कत ना, यही हमारा टारगेट रहेगा। तो रोज सुबह 11 बजे आपको जुड़ना है, कोई समस्या नहीं, ठीक। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है मुझे नहीं पता कौन सा है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? अब तुमने देखा होगा साथ ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करी जा रही है। अब ग्रीन हाउस गैस को बारे में अगर बात करते हैं, अब ग्रीन हाउस गैस इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव गैस। क्या बोलते हैं साथियों? हरित गृह प्रभाव गैस। बहुत बढ़िया बात, अति सुंदर, ठीक। अब इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, बता दीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम लोग SO2 बोल सकते हैं, आपका ऑक्सीजन O2 एन ऑर्गन एन कह सकते हैं, मीथेन। बताओ सर आपके EBS पढ़ने से मेरे 25 नंबर आए हैं, कम आए हैं उम्मीद तो आपसे बहुत कुछ कर रहा हूं मैं यहां तो नंबर 28, 29, 27 ऐसे नंबर हैं ज्यादातर। और जो बच्चे कह रहे सर जी स्लॉथ वाला, मुझे तभी कभी कभार ऐसा लगता है जब हम चीजें बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर जी ये तो गलत बता रहे हो आप। जो अभी आपका यूपी सीटेट का एग्जाम हुआ उसमें एक स्लॉथ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आपने देखा भी होगा। स्लॉथ के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया तो ये A और B, A एंड B दोनों रॉन्ग है। कैसा साथियों? दोनों गलत हैं, राइट आंसर वही होगा, ठीक है। जो बच्चे कह रहे सर जी गूगल दिखा रहा 17 से 20 घंटे सोता है, तुम केवल बात किसकी मानोगे? एनसीईआरटी की बात मानोगे। एनसीईआरटी स्लॉथ सोने की उम्र कितनी है, सॉरी सोता कितना है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, तो तुम कहोगे इस पर 17 घंटे दे रखा है। कितने दे रखा? 17 घंटे। अगर सीटेट ने सीबीएसई ने अगर नहीं माना तो लड़ जाऊंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, तुम अपने हिसाब से नहीं चल सकते हो, ठीक है ना। तो तुम परेशान ना हो, ये जो बच्चे A और B दोनों रॉन्ग देकर आए हैं वो दोनों सही है, ठीक है, ये ध्यान रख लो। चलो
मैं तो शांत हो जाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ज्ञानी हो जाते हैं कि नहीं सर आपने ये आंसर गलत बताया है। अभी मैं जब आंसर की हमने करी थी, बताई थी, तो हमने कुछ बच्चों ने, एक दो बच्चे ने कमेंट किया है सर जी ये वाला आपने गलत बताया है, तो मैं शांत रहा। मैं क्योंकि मैं देख तो लिया था, लेकिन शांत इसलिए था क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब खुद विश्वास हो जाएगा क्या हमने बताया था, क्या प्रक्रिया है। ठीक है ना, अपनी मेहनत का जवाब देना है तो शांति से दो, जब रिजल्ट आएगा अपने आप से कोहराम मच जाएगा, ये ध्यान रख लो। कुछ कह रहे सर जी CO2 है, कुछ कह रहे हैं CH4 है, कुछ कह रहे हैं जलवाष्प है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइडाई है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत सुंदर। अब साथियों यहां पर अगर तुमसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव सबसे ज्यादा कितनी प्रमुख गैसें हैं, तुमने कहा सर जी 6 हैं प्रमुख, मेजर। अब मेजर के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रमुख 6 हैं। 6 में कौन कौन सी है, तो सबसे ज्यादा पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, CO2, यानी जैसे हम लोग बोलते कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है जो हम लोग छोड़ते हैं, CO2 गैस एक ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जो हम और आप कह सकते हैं गैस को सर्जन करते हैं, CO2 अरे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है CO2। दूसरी आपकी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन सी साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, N2O जो है मेरे बच्चे आपका कैसी है, यह भी आपकी प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है, हरित गृह प्रभाव गैस है। ठीक, तीसरी गैस कौन सी है आपकी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत, तो तुम कहोगे सर जी तीसरी अगर बात करते हैं मेथेन। कौन है साथियों, CH4। मेथेन कैसी है साथियों, आपको ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। अगर तुमसे पूछा मैथ का उत्सर्जन कैसे होता है साथियों, तो आपको सर जी इसका उत्सर्जन के बारे में बात करते हैं तो आपको धान का खेत जो होता है, धान के खेत से, धान का खेत से कौन सी गैस, आपको मीथेन। आपको जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, यानी रौथ करने वाले जानवर जो होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर भी कौन सी गैस करते हैं, मीथेन को सर्जन करते हैं। ये भी अपने दिमाग पर सेट कर लो। तीसरी अगर बात करते हैं तो कवर हो गई। चौथी अगर ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करते हैं, तुमने कहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन CFC जैसे बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत है। पांचवी अगर बात करते हैं जलवाष्प हो गया, जलवाष्प हो गया, एंड छठा बात करते हैं ओजोन हो गया। कौन हो गया साथी, ओजोन हो गया। ये आपकी प्रमुख अगर बात करते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का अनुसार ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो आपको राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड है नहीं, ऑक्सीजन आपका है नहीं, आपका ऑर्गन है नहीं, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपके यूपी टेट और सुपर टेट में एटमॉस्फेयर जो आपका चैप्टर है, आपका वायुमंडल जो चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाता है कि वायुमंडल सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ये भी पूछा जा चुका है। पूछ दिया जाता है वायुमंडल 2 सर्वाधिक गैसें कौन सी ऐसी गैसें हैं जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि बहुत न्यूनतम यानी बिल्कुल कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। यह भी पूछा जा चुका है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं, आपने देखा भी हो वैश्विक उष्णता, जिसे हिंदी में वैश्विक उष्णता बोलते हैं, वैश्विक उष्णता बढ़ाने के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी होती है, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए, तो आपको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है। ओ मेरे भाई उजैर खान तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं, मिस ना करो। हम समझ सकते हैं सर जी टाइम कम पड़ता था इसलिए हम, हमारे पास एक बेहोश हो गई थी। कहाँ हो गए थे और जितने भी साथी सहयोगी हैं जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, समय का थोड़ा ध्यान रखना है। मुझे पता है अलार्म लगा लेना हमारे जैसे, ठीक है। 11 बजे वैसे मेरी पेड क्लास हुआ करती थी, लेकिन अब तुम्हारी यूट्यूब पर रहेगी, तो इसलिए आप भी अलार्म लगा लो। रोज उसमें लिख दो EVS क्लास प्रशांत सर 11 AM, जैसे अलार्म बजे उसमें लिख के आ जाता है जो भी आपने लिखा होगा, ठीक, मैसेज उसमें लिख सकते हो। तो बाकायदा जैसी बजे कापी और पेन लेकर बैठना है 11 बजे रोज सुबह, ये ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। चलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल। तो राइट आंसर डी। अब तुमसे प्रश्न पूछा जाता है CO2 गैस कवर हो गई। अब SO2 गैस कैसी है, SO2 गैस कैसी है, तुमने कहा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसे क्या कहा जाता है, तुमने कहा स्टोन कैंसर गैस कहा जाता है। स्टोन कैंसर जैसे हिंदी में बोलते हैं साथियों, स्टोन कैंसर गैस कहा जाता है, सही मेरे बच्चे गैस कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं आपको स्टोन कैंसर गैस किससे का, सल्फर डाइऑक्साइड। तुमसे पूछा जाएगा एसिड रेन कराने के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी, एसिड रेन, जिसे हिंदी में बोलते हैं साथियों क्या, आपको अम्लीय वर्षा। हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, अम्लीय वर्षा।
अम्लीय वर्षा कराने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो आपको अम्लीय वर्षा कराने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस जो है आपको SO2 है। ये भी अपने दिमाग पर सेट कर लो। और SO2 गैस जो होती है, सल्फर ऑक्साइड गैस जो होती है, ये जब वायुमंडल पहुंचती है, जल के साथ रासायनिक क्रिया करती है, तो ये क्या बदल जाती है आपको, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बदल जाती है, H2SO4 बदल जाती है। और जब अम्लीय वर्षा जो होती है, ये त्वचा को भी समस्या करती है, स्किन को प्रॉब्लम देती है, यह कैसे इमारतों को क्षति करती है, इमारतों को, और साथ साथ फसल के पर भी समस्या देती है। ये सारे हानिकारक लाभ इसी से देखने मिलते हैं। सर जी एस्टेट का बैच कितने का है? जी भूत मेरे भाई, सारी चीजें मिलेंगी और ऑफर भी चल रहा है, ठीक है ना, वो बताएंगे साथियों। आपका कह सकते हैं लगभग अगर देखा जाए 4x वैलिडिटी के साथ सारे एग्जाम आपको कवर होने वाले, टीचिंग महापैक, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो, तो यहां तक इज राइट आंसर, डी इज राइट था। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि अम्लीय वर्षा कराने के लिए प्रमुख दो गैसें कौन सी जिम्मेदार हैं, तो आपको भैया नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड। ये छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान में रखना है, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक हो जाए। भूत भैया, भूत यार तुम बहुत दिनों बाद मिल रहे हो बहुत दिनों बाद क्लास में आ रहे हो। ये भी आपका सीटेट में नहीं, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। देखो हर एक क्वेश्चन में दिखाना चाहता हूं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं दिखाना चाहता हूं कितना आपको धीरे धीरे चीजों को कवर करते हुए चल रहा है। लाइक की संख्या मैं देख लेता हूं, कितने बच्चे लाइक कर चुके हैं। क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, बस अपना साथ और सपोर्ट दिए रहो। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी साथियों? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट इन इंडिया कब हुआ था? 1973, 1982, 1992, 1996, बता दो सर जी। आप जो है सीटेट का बैच स्टार्ट करिएगा, बिल्कुल होगा, बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे प्रश्न पूछा भी जाए, मुझे नहीं पता आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में डेट सहित भारत सर्वाधिक या भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? कब प्रारंभ किया गया? डेट सहित बताना है, तारीख, महीना और सन, तीनों बातें बतानी है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? जिसे हम लोग बोलते हैं आपका टाइगर, आपको यानी कैसे प्रोटेक्शन एक्ट, कब प्रारंभ किया गया? बहुत बढ़िया बात, कितना सुंदर सा क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर कहां से प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान से, या कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान, या कहां से किया गया था, कहां से? अब बता दो, तीनों प्रश्न अलग हैं, आंसर एक है, बस समझ लो भाई। सही बिल्कुल दे सकते हैं, अब क्यों नहीं दे सकते? बिहार वाले भी दे सकते हैं, यूपी टेस्ट सुपर टेस्ट दोनों बैठ सकते हैं, अदर स्टेट वाले बैठ सकते हैं। आंसर देने का प्रयास करो कि बाघ संरक्षण अधिनियम प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य या किस राष्ट्रीय उद्यान पर प्रारंभ किया गया था? प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया। आज थोड़ा चश्मा नहीं है ना यार, थोड़ा सा दिक्कत हो रही लाइट की वजह से। घड़ियाल, क्यूट गर्ल यार, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, अभी तो आएगा तो उसका भी तैयारी करवा दूं, परेशान ना हो। 29 जुलाई 1972 को वर्षा कश्यप, दिमाग ज़्यादा लगा दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा दिया है, थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1973 इज राइट आंसर, ठीक। पहला पॉइंट आपके कवर कर लो, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर भारत में प्रारंभ किया गया था। दूसरा पॉइंट, भारत में बाघ संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आपको 1973, 1973 इज राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट कवर। तीसरा पॉइंट हमने कहा प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य या किस नेशनल पार्क से प्रारंभ किया गया था? हालांकि प्रश्न बने या ना बने, लेकिन तुम्हें आना चाहिए। तो नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं। नेशनल पार्क जो था वो नेशनल पार्क कौन सा था? कमेंट कर बताइएगा। नेशनल पार्क जो था, राष्ट्रीय उद्यान जो था, वो कौन सा था? किसी को पता हो बता दो, नहीं पता तो प्रशांत सर तो बताएंगे। तो आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सा था मेरे प्यारे साथियों? आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
या जिम कॉर्बेट नेशनल या राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज राइट आंसर। ये कहां पड़ता है, आपको कहां से किया गया? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है, यूके। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको भारत का, अरे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज राइट आंसर। तो मेरे बच्चे इस प्रश्न अकॉर्डिंग राइट आंसर 1973 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जो 1973 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाएगा साथियों टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ये भी पॉइंट बना के लिख लो। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, तो टाइगर स्टेट यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और अगर तुमसे पूछा जाएगा साथियों मध्य प्रदेश जो है इसे क्या कहा जाता है? भारत का हृदय भी कहा जाता है। भारत का हार्ट यानी भारत का हृदय, भारत का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? तो आपको मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है टाइगर स्टेट? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बाघ देखने मिलते हैं। यहाँ हाईएस्ट रूप में टाइगर हैं, हाईएस्ट रूप में सर्वाधिक बाघ देखने को मिलते हैं। ये भी अपने दिमाग को सेट कर लो। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जाए मुझे नहीं पता है कैसे एग्जाम में पूछेगा, लेकिन जैसा भी पूछा जाए पटक पटक के आंसर मानना, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं करना है। एनीबडी डाउट हो कमेंट करके बता दो, हाँ से मुझे डाउट है, ठीक है। किसी बच्चों किसी प्रकार से डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। राइट आंसर ए। जो बच्चा 1982 कह रहे हैं तो 1982 में तो नहीं मेरे से 1981 में, 1981 में वायु संरक्षण, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया था। अगर 1992 के बारे में बात करते हैं हाथी संरक्षण अधिनियम, एलिफेंट संरक्षण यानी प्रोटेक्शन एक्ट आया था, अधिनियम आया था। ये भी आपके दिमाग पर बैठा लीजिएगा, ये भी अपने दिमाग सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और 2002 में बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग पे बैठा लो। किसी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लो। थोड़ा सा मैं चाहो तो इसको हल्का से ऊपर बढ़ा देता हूं, अब ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो गई तो यस बता दो, यस और नो में जो, हाँ 29 जुलाई को बाघ दिवस। वेरी गुड वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू। जितने साथी सहयोग है क्लास को लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, हाँ से मुझे दिक्कत है, हाँ से मुझे प्रॉब्लम है। पहली क्लास है आज, मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे भी जाग रहे हैं, धीरे धीरे रिदम टूट जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर क्लास अच्छी लग रही, थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ऐसा नहीं आपको पैसा वैसा चाहिए, नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस इतना मैं कहूँगा हो सके इस सेशन को, इस क्लास को व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक जो भी आपके पास सोशल मीडिया माध्यम हो, जहाँ पर भी आप चला रहे हो तो एक बार शेयर जरूर कर देना है, अपने साथियों को बताना है, ठीक है। एक बार क्लास देख लो, पता लग जाए क्या लेवल है, और थोड़ा सा साथ और सपोर्ट से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, तो थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दे रखा है, यहाँ पर कह रखा है कि पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? कमेंट करके बता दीजिएगा आराम से भैया। इमेजिनरी मेरे लाइन है ये, यानी काल्पनिक रेखा है। अब बता दो कौन सी मेरे ऑन द अर्थ अर्थ सरफेस कॉल्ड विच इज ड्रॉ मेरे ऑन द 18 मेरिडियम, सॉरी मेरिडियम। ऑप्शन ए कह रहा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाए, विषुवत रेखा कहा जाए, प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाएगा। बता दिया जाए साथियों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाएगा, इक्वेटर कहा जाएगा। आंसर दो सर। आपका चश्मा कहाँ है? चश्मा मेरे भाई रूम पर भूल आए हैं, जहाँ पर रहता हूँ थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा थी, तुम्हारी पीपीटी तैयार करने में लगा रहा। 3 बजे लगभग सोया था, सोने के बाद सुबह 7:30-8 बजे तक उठा हूँ। वैसे संडे है आज तो थोड़ा लेट उठा हूँ, तो 8 बजे उठा हूँ। जो भी दैनिक क्रियाएँ होती वो की, पूजा थोड़ी करनी होती पूजा की, तो थोड़ा टाइम हो गया, तुरंत जल्दी ले कपड़े पहने, तुरंत भागते हुए यहाँ पर आ गए, तो चश्मा वश्मा भूल आए, ठीक है ना। तो भी ये चीज़ें हैं, कभी कभार हो जाती हैं। सर इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ आप, टेलीग्राम है EBS बाई प्रशांत सर, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, ये पीडीएफ क्लास पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो आंसर बताओ साथियों, तो आपको कहिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इज राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है मेरे बच्चे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ही मेरे बच्चे कैसी है आपको, यानी पृथ्वी तल पर अगर बात करते हैं तो 180 डिग्री जो है आपको मेरिडियम यामोत्तर रेखा जो है, यामोत्तर रेखा जो है, इससे ही मेरे बच्चे क्या कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा है साथियों, काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक रेखा है। और इस राइट आंसर क्या हो ए। कर्क रेखा की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो, ये आपके विषुवत रेखा है, ये आपके कह सकते हैं कर्क रेखा है, यानी कैसा ये आपके क्या है, आपको क्या मकर रेखा है, ये आपके दिमाग पर बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री क्या है आपको, विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा, ये आपको कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपके मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री आपके कह सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, ये साउथ हेमिस्फीयर में है। तो ये जब आपको पढ़ाएंगे ना गोलार्ध,
तो आपको उसको हम कवर करवा देंगे। ठीक है, जब पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में पूरा पढ़ाएंगे, संरचना बताएंगे कैसे क्या पृथ्वी है, इसके बारे में बताएंगे कि दिन और रात कब बराबर होते हैं, कब उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर बात करते हैं सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, साउथ की अगर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, अगर हम भारत के लोग कहाँ पर स्थित हैं, भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध स्थित है, तो सारी चर्चा करूंगा। तो कब मेरे बच्चे, जब आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जब गोलार्ध के बारे में पढ़ाएंगे, आपके प्रमुख पृथ्वी के बारे में पढ़ाएंगे तो कवर करवा दें। ये मैंने छोटी सी तरीके से मैंने बता दिया कि कर्क रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है, ये भी अपने दिमाग पर सेट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दे रखा है, ये भी आपका अच्छा सा क्वेश्चन, वाह कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, दिल खुश करने वाला प्रश्न है ये भी। यहां पर प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय या कह सकते हैं पार्क स्थित है, नेशनल पार्क कौन सा है। अगर तुमसे मन्नार मैनीर के बारे में बात करते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वायु रिजर्व है, कौन सा साथियों, वायु रिजर्व दूसरा सबसे बड़ा भारत का कौन सा है, तो आपको मन्नार की खाड़ी इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के पहला, मेरे बच्चे भारत का पहला कौन सा है सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा, अरे यार भारत का पहला सबसे बड़ा वायु रिजर्व कौन सा है, तो आपको गुजरात का कच्छ है, कौन सा है, गुजरात का कच्छ है, ये भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, ये भी आपको पता, हालांकि ये बता दिया मैंने, एक्स्ट्रा में लिख लो। अब यहाँ पर कह रहे गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है, अंडमान में पड़ता है कि पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो कुछ कैसे बी को ही लॉक कर दिया, वेरी गुड, आई प्राउड ऑफ यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आपको तमिलनाडु इज राइट आंसर हो जाएगा। अब तुमसे तमिलनाडु के बारे में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तुमसे पूछा जाता है गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, गोइंडी नेशनल पार्क कहां पड़ता है, तो आपको भैया तमिलनाडु इज राइट आंसर। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है साथियों, तब भी आपको कहां, तमिलनाडु। ठीक है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है साथियों, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा कहां पड़ता है, आपको तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी अपने दिमाग पर सेट कर लो। ठीक है, गल्फ और मन्नार के बारे में बता दें, ये भी आपका तमिलनाडु पड़ता है, जो तमिलनाडु प्रमुख नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उनको मैंने कवर करवा दिया है। हालांकि आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो मैं उनको कवर करवाने वाले, जैसे उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं, उत्तराखंड के साथ अगर पूछा जाएगा तुमसे, आपके मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन आपके 3 से 4 पूछे जाए। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कोई बताएगा। उत्तर प्रदेश, यूपी के बारे में बात करते हैं, यूपी का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यूपी का नेशनल पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको दुधवा नेशनल पार्क इस राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर, दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, ये भी आपके दिमाग रख लीजिएगा। और अगर बात करते हैं इकलौता एक राष्ट्रीय उद्यान है, इकलौता एक राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का, ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान है। अगर तुमसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करते हैं, अभी इसको भी कवर करवाएंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अगर बात करते हैं, कब आया था, क्यों आया था, इसको भी चर्चा करेंगे। लेकिन पूछा जाता है कि वन्यजीव प्रमुख रूप से देखा जाए भारत में अलग अलग प्रकार के वन संरक्षण अधिनियम जो आए थे, या प्रमुख वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, जो आपका प्रमुख प्रोटेक्शन एक्ट आए थे, उसको भी मैं कवर करवाऊंगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ध्यान रख लो। और नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश आपके लिए एक ही है, आपका बिहार में एक ही है। अगर बात करते हैं तुम्हारा मध्य प्रदेश सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, आपको उत्तराखंड में आपको बहुत सारे देखने मिलते हैं। जैसे पूछ दिया जाता है गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में पड़ता है, पूछ दिया जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य पड़ता है, फूलों घाटी फ्लावर वैली नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, पूछ दिया जाता है सती गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कवर करवा दूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हारे अंदर एक बात ध्यान होनी चाहिए, रोज सुबह 11 बजे आपको जुड़ना है। ठीक है, थोड़ा सा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये दे रखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। अब आपका देखो ये यूपी टेट है, यूपी टेट सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग होते हैं। इसमें मैंने कहा तुमसे साइंस भी पढ़ाई जब पूछा जाता है, साइंस से रिलेटेड तुम्हारे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जियोग्राफी से रिलेटेड पूछता है, रिवर नदियां पर्वत पठार इत्यादि सारे क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए तुम्हें बहुत गहनता के साथ पढ़ना है। ठीक है, सी टेट और यूपी टेट में एक साथ नहीं चलाऊंगा, यूपी टेट सुपर टेट एक साथ चल सकता है, ये ध्यान आपको रख लेना है। और पेपर सेकंड के लिए भी क्लास आपके लिए जरूरी है, ईबीएस के लिए। ठीक, पेपर सेकंड में ईबीएस रख दिया गया है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो भारत में लिंगानुपात कितना है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज, यानी कह सकते हैं 940 पर 1000 है, 916 पर 1000, यानी 1000 पर 916 हो गए, 1000 पर 940 हो गए, 1000 पर 982 के 1000 पर 920, सॉरी हाँ
यही तो है आपके लिए। क्लास को लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते हो अगर क्लास अच्छी लग रही है। हालांकि सेंसस के बारे में मैं अभी एक आपका टॉपिक करवाऊंगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है। अगर पूछा जाएगा साथियों कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है, अगर तुमसे पूछा जाएगा 2011 की जनगणना अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या में, ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है ना, सेक्स रेशियो कितना है उत्तर प्रदेश का, आपसे पूछा जाता है, तो इनको बारे में हम कवर करवाएंगे, लेकिन इसका आंसर देने का प्रयास करो। तो यहाँ पर दे रखा है कि जनगणना 2011 अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात अगर बात करते हैं, इस राइट आंसर इसका अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। वैसे कितना है, 1000 पर बता 943 है, कितनी है 943, इस राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आपका राइट आंसर ये होगा, लेकिन यूपी टेट में आपका पूछा गया प्रश्न है ये, तो यूपी टेट इस प्रश्न अकॉर्डिंग राइट आंसर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अपने दिमाग सेट कर लो। अरे यूपी के बारे में बात करते हैं, यूपी भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्यों में से एक जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दे रखा है, ये भी आपका अच्छा सा प्रश्न है, बताने का प्रयास करना है कि निम्न में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो एक नंबर फ्री मिल जाता है, यानी कह सकते हैं किसी प्रकार सोचने विचारने की जरूरत नहीं, एक नंबर जल्दी मिल जाता है। तो फार्मर में बच्चे आपका कह सकते हैं प्रमुख, यानी कि फार्मर्स फ्रेंड्स किसे कहा जाता है, तो आपको चींटी कहा ना, ये केचुआ कहा, सॉरी चींटी मधुमक्खी कहा, तितली कहा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अर्थवॉर्म इज राइट आंसर हो जाएगा। अब केचुआ मेरे बच्चे क्या करता है, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, पोली करता है शासक के, जिससे क्या होता है, इसका जो मल जो होता है खाद के काम करता है, फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। इसके जो खाद बनती है जैविक खाद के अंतर्गत आती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंतर्गत शामिल होता है, किसी प्रकार कोई पॉल्यूशन नहीं करता है, बहुत सारे लाभ हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि भारत में अगर केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, तो आपको केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, वर्मी कल्चर कहा जाता है। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया, केचुआ द्वारा जो खाद बनती है उसे क्या कहा जाता है, केचुआ द्वारा, यानी जो अर्थवॉर्म जो होता है, लिख लो, हमें पता है तो प्रतिभाशाली हो। अर्थवॉर्म के बारे में बात करते हैं। अर्थवॉर्म द्वारा जो खाद बनती है, जो खाद बनती है यानी फर्टिलाइजर बनती है, खाद बनती है, फर्टिलाइजर बनती है, उससे क्या कहा जाता है, तो आपको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ये भी आपके दिमाग रख लीजिएगा। और आपको पता है वर्मी कंपोस्ट ये कैसी खाद है, आपको जैविक खाद के अंतर्गत है। जैविक फर्टिलाइजर कैसी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आती है। यह किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करती है, उर्वरता को बढ़ाती है, ये यानी खेत की उपज को बढ़ाती है, उर्वरता को बढ़ाती है, ठीक है। और ये किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करती है, यह किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन या प्रदूषण पॉल्यूशन नहीं करती है। ये भी अपने दिमाग में सेट कर लेना, प्रदूषण नहीं करती है, ये भी अपने दिमाग में बैठा लेना है, ये भी अपने दिमाग में सेट कर लेना। किसी प्रकार कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। राइट आंसर कह सकते हैं बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मेरे बच्चे बी फॉर भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एनीबडी डाउट? जो बच्चे कह रहे सर जी बैच लेने के लिए, तो मैं आप सभी से कहूंगा, अभी क्लास एंड नहीं हो रही, पता लग निकल लो। आप सभी से कहूंगा, आपकी शिवरात्रि चल रही है, इस शिवरात्रि पर आपके लिए उपलक्ष्य में ऑफर चल रहा है। और मेरा मानना यह है कि तुम्हें यूपी टेट की भी तैयारी करनी है, उसके बाद सुपर टेट आएगा, समय ज़्यादा देगा नहीं, फिर तुम सुपर टेट बैच खरीदोगे, ठीक है। और अभी कुछ बच्चे सी टेट की भी तैयारी करना प्रारंभ कर देंगे एक अच्छा स्कोर करने के लिए। आने वाले समय में बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आ रहा है, तो बहुत सारे क्लासें, बहुत सारे आपकी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आप अलग अलग बैच खरीद तो पैसा बहुत खर्च होता है। एक आपके लिए मैं कहूँगा वो है टीचिंग महापैक, बस सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा। एक बार खर्च कर लो, बहुत ही कम रुपए में है, सीमित मार्ग 4x वैलिडिटी दी जा रही है। पहले 3x वैलिडिटी देते थे अड्डा पर बार, लेकिन 31 कह सकते हैं जनवरी के बाद से आपकी ये प्रक्रिया खत्म की गई है। तो आप जुड़ सकते हो साथियों। कैसे? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है। कहाँ पर जाना? गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। किसको कर लोगे? अड्डा 24/7। जैसे आप एप्लीकेशन पर जाओगे, एप्लीकेशन जाने के बाद साथियों यहाँ पर आपको जब क्लिक करने के बाद साथियों ऐसा दिखेगा, ऑल कोर्सेज जाना है। ऑल कोर्सेज जाना तो यहाँ पर अलग अलग वर्टिकल आपको देखने नहीं जाना है, केवल टीचिंग जाना। टीचिंग महापैक पर क्लिक करना है। टीचिंग जाकर यहाँ पर अलग अलग बैच, जैसे यूपी टेट की हम सर तैयारी करना चाहते हैं, तो यूपी टेट का भी प्रयास नया बैच स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से। अभी नया बैच है, चल नहीं रहा है, लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है कितनी तारीख? 23 तारीख से। लेकिन ये अलग सुपर टेट का भी बैच अलग रहेगा, लेकिन सबसे बैच आपका बढ़िया है टीचिंग महापैक। टीचिंग महापैक क्यों जरूरी मैं बताना चाहता हूं, इसमें आपके कह सकते हैं 16 महीने के लिए बैच मिलने वाला है। 16 महीने के सारे एग्जाम हो जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं तुमसे, ठीक। और साथियों तब तक सारे बैच भी आपके कंप्लीट होंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और इसमें आपके सभी एग्जाम भी मिल जाएंगे। आपका यूपी टेट भी आप तैयारी करोगे बढ़िया तरीके से,
और आपका सुपर टेट आ जाए, सुपर टेट की मिलेगा, बीपीएससी आ जाए, बीपीएससी तैयारी करें, मतलब जितने भी आपके शिक्षक शिक्षिका बनने के लिए एग्जाम है सब मिलेंगे। बस थोड़ी सी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। यूपी टेट है, जब टीचिंग महापैक पर क्लिक करोगे तो यूपी टेट क्लिक कर लेना है, तो आपको जो भी क्लास से दिखने लगेंगी। सी टेट के साथ सी टेट आप तैयारी करना चाहते हैं, सी टेट का भी आपको मिलेगा, न्यू बैच लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे। तो सारे बैचेस आपको इसमें टीचिंग महापैक मिल जाए। ये कितने का आपको मिल रहा है, ये 2834 दिखा रहा होगा, 4x वैलिडिटी। तो 2834 ज्यादा है, कम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मोर ऑफर में जाना है, एंटर करना है एक कूपन कोड BYT16। BYT16 क्या है, BYT16 कोड एक ऐसा कोड है, तुम डायरेक्टली तुम हमसे जुड़ोगे। पहला लाभ ये है, किसी प्रकार कोई दिक्कत आएगी हमारे तक पहुंचेगी और 2-4-500 रुपए आपके एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी 2834 दिखा रहा है। जैसे ही आप BYT16 कूपन कोड अप्लाई करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर लगाओगे, वैसे ही आपका लगभग 2600 रुपए का ये बैच आपको मिल जाएगा 16 महीने के लिए। कोई रुपए आपको खर्च करना है, मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिलेंगे, डाउट सेशन भी होंगे, सारी समस्या सॉल्व होंगी। तो इस टीचिंग महापैक से जुड़ सकते हो। रही बात सर जी हम केवल यूपी टेट का ही बैच जोड़ना चाहते हैं, तो यूपी टेट के लिए मेरे बच्चे आपका प्रयास बैच है, आपके सामने रखा, जैसा पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद 965 रुपए दिखा रहा होगा, यहाँ पर कूपन कोड आपको वही लगाना है, क्या BYT16 BYT16 जैसे ही कोड लगाओगे वैसे ही अप्लाई करोगे, लगभग 900 रुपए का ये बैच मिल जाएगा टीचिंग यूपी टेट, ठीक है ना। इससे भी आप जुड़ सकते हो। चलिएगा, अब आते हैं चीजों पर, प्रश्नों पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तुमसे कि आपसे चूहा और है, चूहा कह रहे हैं, माफी चाहूंगा, आपका सांप जो स्नैक जो होता है, स्नैक एंड कह सकते हैं अर्थवर्म दोनों को किसानों का मित्र कहा जाता है। लिख लो साथियों, किसानों को मित्र कहा जाता है, फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर फ्रेंड कहा जाता है, ये अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ये पॉइंट इसलिए बनाकर लिख लो क्योंकि साथियों सांप को भी किसानों के मित्र कहते हैं, और कह सकते हैं कि इसको कहा जाता है, तो आपको लगभग मेरे बच्चे आपको अर्थवर्म यानी कि केचुआ को भी कहा जाता है। 2600 रुपए का है भैया, बहुत मैं मानता हूं, लेकिन ये चीजें जो है आप देख लीजिए, पूरे अटैक की बात कर रहा हूं सरल तरीके से, और बहुत सारी चीजें आपको इसमें कवर करवाई जाती है। मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, आपके डाउट सेशन भी होंगे, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं समझ सकता हूं, तो आप यूपी टेट का जुड़ सकते हो, यूपी टेट का, नहीं तो आप बाइटिस तैयारी करना है, बाइटिस कर लो, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है, अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास करना है। यहां पर कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, बता दीजिएगा। ऐसा कौन सा राज्य है जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ है। विच स्टेट इज यानी एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट टू यानी सेव द एनवायरमेंट। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि भैया चिपको आंदोलन जो हुआ था, चिपको मूवमेंट जो हुआ था, चिपको मूवमेंट किस या चिपको आंदोलन किसने, या इसके प्रमुख, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जिसने लीड कर रहे थे, जो प्रमुख नेता कौन थे। दूसरा प्रारंभ कह सकते हैं, यह आंदोलन किस राज्य के किस शहर से प्रारंभ हुआ, यह भी आपको बताना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, जो आपको चिपको मूवमेंट जो हुआ था, चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन में, या किस, आपसे पूछा जाएगा चिपको आंदोलन में महिलाओं में प्रमुख कौन थी, ऐसे बता। चिपको आंदोलन में महिलाओं में प्रमुख कौन थी साथियों, प्रमुख भूमिका निभाई थी, प्रमुख कौन थी। अगर प्रश्न पूछे किस आंदोलन में, आंसर देखो भाई, देखने मिलेगा, लेकिन घुमा घुमा कर पूछता है किस आंदोलन में आपको चिपको, और सॉरी किस आंदोलन महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर रक्षा की थी। कमेंट कर बताओ, ऐसे कौन सा आंदोलन हुआ था जिसमें महिलाएं वृक्षों से चिपक गई थी और वृक्ष बचाने के लिए वृक्षों को। कमेंट कर बता दो। ऑप्शन कह रहे हैं मेरे उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। गौरव देवी, ओ हो अनन्या शुक्ला, स्वागत आपका। बहुत सारे नए साथी हैं। अच्छा, एक बार कमेंट कर जो मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं, आप सभी में से कौन कौन ऐसा साथी है जो मेरी पहली क्लास देख रहा है, पहली बार हमें क्लास देख रहा है मेरी। कमेंट कर बताना थोड़ा सा, हमसे इससे पहले नहीं पढ़ा हो, कौन कौन ऐसा है। और थोड़ा सा गले में समस्या है,
हर्ष जी। हाँ बिल्कुल देख रहे हो साक्षी। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर अगर बात करते हैं 3 से 4 मैंने प्रश्न पूछे हैं, चारों का आंसर सुन लो मेरी बात। पहली, अगर चिपको आंदोलन कहां किस राज्य प्रारंभ हुआ था, आपने उत्तराखंड राज्य से प्रारंभ हुआ था। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाएगा साथियों, अगर झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो झारखंड में आपका कौन हुआ था, याद है किसी को, झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था? अच्छा, जंगल बचाओ आंदोलन कहां प्रारंभ किया गया था, कमेंट कर बताना। जंगल बचाओ आंदोलन, तो आपको भैया जंगल बचाओ आंदोलन जो है, जंगल बचाओ आंदोलन, तो ये आपका कैसे झारखंड में ही प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया गया था आपको, यानी एक पत्रकार दीदी थी, पत्रकार दीदी थी, उनका नाम था वासवी, वास्तविक द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें ही सूर्यमणि ने भाग लेकर कैसे बहुत तेजी से ये आंदोलन किया था, झारखंड में हुआ था, तो आपका बी आंसर होगा नहीं। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो साथियों, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। सुंदर, अरे यार, सुंदरलाल बहुगुणा। और कौन से थे साथियों? चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा साथियों, जब आपके ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा ना दे रखा हो, चंडी प्रसाद भट्ट दे रखा हो, आंसर मार देना। अगर आपके ऑप्शन में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों दे रखे तो ए और बी को दोनों का आंसर मार देना। आप प्रश्न के अनुसार आंसर देने का प्रयास करना, ये ध्यान रख लीजिएगा। यह आंदोलन किस राज्य के किस शहर में हुआ? तो तुमने कहा सर जी उत्तराखंड के, पूरी बात देखो, मैं पता तुम प्रतिभाशाली हो, उत्तराखंड राज्य के गोपेश्वर शहर के, गोपेश्वर शहर में हुआ था। गोपेश्वर, और कौन सा मिर्च है? गोपेश्वर शहर के रैणी नामक गांव में हुआ था, रैणी नामक विलेज में हुआ था, गोपेश्वर रैणी नामक गांव में हुआ था, विलेज में हुआ था। ये भी आपके दिमाग पर सेट कर लीजिएगा। अगर बात चिपको आंदोलन महिलाओं में प्रमुख कौन थी? आपको गौरा देवी, कौन प्रमुख थी? गौरा देवी थी, ये भी आपके दिमाग पर सेट कर लीजिएगा। गौरा देवी मेजर थी। और किस आंदोलन महिलाओं ने चिपक कर आंदोलन में वृक्षों से चिपक कर रक्षा की थी, वृक्षों की? तो आपको वह है आपको चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट में ही, चिपको आंदोलन में ही, ये भी आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। एनीबडी डाउट? चंडी प्रसाद भट्ट को भी ध्यान रखना है, पता लगा उनको ध्यान ही नहीं रखते हो। सर जी झारखंड में तोरंग भी कहते हैं। देखो हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन आया था सीटेट में कि तोरंग का अर्थ क्या होता है, तोरंग मीन्स क्या है ना? तो आपका प्रश्न आया था, हमने बताया भी था, और आपको याद भी होगा 6 फरवरी को एक मैंने मैराथन दी थी सीटेट की, 7 और 8 को पेपर था, 6 फरवरी को मैंने मैराथन दी थी 3 बजे से। ध्यान होगा आप लोगों को, तो एक बार क्लास देखना, उसके बाद पेपर देखना, विश्वास हो जाएगा मैंने क्या आपको पढ़ाया है। ठीक है, वेरी गुड। किसी कोई डाउट हो तो बता दीजिए, यस या नो में बता दो, लाइक भी करते रहो, शेयर भी करते रहो। अब आपको रोज कितने बजे जुड़ना है? रोज आपको भैया प्यार साथियों रेगुलर आपको जुड़ना है कितने बजे? सुबह 11 बजे, ये ध्यान आपको रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, ये भी आपका अच्छा सा प्रश्न है और आंसर देने का प्रयास करना है, जल्दबाजी में आंसर मत देना है। यहां पर कह रहा है तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है बता दीजिएगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इटियोलॉजी कहा जाता है उसे, नियोलॉजी कहा जाता है, कि इथोलॉजी कहा जाता है, कि डेमोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तंत्र का तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। दूसरा आपको बताना है जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसने किया था, जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी आपको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये भी आपको बताना है। तुम्हें बताना साथियों कि जीवों की उत्पत्ति नामक उत्पत्ति किसने की है मेरे बच्चे। आपसे अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, तुमसे पूछा भी जाएगा चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? माफी चाहूंगा, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, इन सभी का आंसर आपको किसमें बताना है? HW में बताना है, होमवर्क में। किसमें बताना है? होमवर्क बताना है। अब आपकी क्लास डेली कितने बजे होगी साथियों? डेली सुबह आपकी 11 बजे होगी। ठीक है भैया, 11 AM पर क्लास होगी। तो कृपया करके आप सभी से निवेदन करूंगा कि रोज अब आपको 11 बजे ही इस कह सकते हैं टीचर्स अड्डा 24/7 पर आना है। अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेना है, कोशिश करना है लाइव जुड़ना है। ठीक है, बाद बाकी जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनसे भी कहूंगा रोज सुबह 11 बजे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, ये यूपी टेट, सुपर टेट, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए। एक और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जितने भी साथी सहयोगी जो भी पढ़ाया जा रहा है, जब सुबह उठोगे दूसरे दिन तो एक बार रिवीजन कर लेना है, उसके बाद ही हमारी क्लास में आना है। ठीक है ना, क्योंकि मैं चीजें जो पढ़ाता हुआ चलूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा, सारी चीजें आपकी कवर होंगी, जिससे आपके कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओगे कोई आपको समस्या ना हो।
ठीक है। और यूपी टेट की ही क्लास आपकी सुबह 11 बजे रहेगी, बाद बाकी सीटेट इत्यादि जो रहेगी उसके लिए बाद में देखेंगे। ठीक है, द ऑरिजिन, वेरी गुड भैया अनन्या, आई प्राउड ऑफ यू। ये सारी चीजें थी। और साथियों इस शिवरात्रि पर ये आपका ऑफर चल रहा है। अगर हमारे केवल कैसे करते हैं यूपी टेट के ही बैच से जुड़ना चाहते हो तो 900 रुपए लगभग मिल रहा है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, आपको करना पड़े अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है, और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाओगे, मैंने आपको बता ही दिया है। जाने के बाद साथ यहाँ पर क्लिक करना है, कह सकते हैं यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज दिखेगा, ऑल कोर्सेज क्लिक कर लेना है। यहाँ पर टीचिंग चले जाना है। अगर केवल यूपी टेट तैयारी करना चाहते हो तो यूपी टेट बैच से जुड़ सकते हो। नया बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, 23 तारीख से स्टार्ट होगा। तो इससे कैसे से आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड हो या केवल पेपर फर्स्ट ही है, इस पर जब आप क्लिक करोगे 965 रुपए दिखा रहा होगा। लेकिन कम करने के लिए भाई आपको एक काम करना है, कूपन कोड याद रख लेना है BYT16 BYT16। डायरेक्टली तुम हमसे जुड़ोगे, पहला लाभ, समस्या होगी वो भी हमारे तक पहुंचेगी, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ है 2-4-500 रुपए एक्स्ट्रा में डिस्काउंट हो जाएंगे। तो BYT16 लगाओगे, कूपन कोड यहाँ पर 919 रुपए दिखा रहा है, लेकिन जब एप्लीकेशन पेड पर जाकर खरीदोगे, एप्लीकेशन जाकर परचेज करोगे तो ये 900 रुपए का लगभग बैच पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका आप लाभ ले सकते हो। ठीक है सर जी, ऐप पर कितने बजे हुआ है? ऐप पर 23 तारीख से क्लास से स्टार्ट होंगी, आपको समय बता दिया जाएगा। पेड क्लास जो है आपकी 23 तारीख से स्टार्ट हो रही है यूपी टेट सुपर टेट के लिए, तो इससे आप जुड़ोगे आगे। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा जो भी साथी सहयोगी टीचिंग महापैक पर जुड़ना है आपको, टीचिंग महापैक सबसे बेस्ट है आपके लिए। मैं कभी नहीं कहूंगा तुम इंडिविजुअल बैच खरीदो, अगर ज्यादा ही पैसों की समस्या है तो मैं कुछ कहीं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये अलग अलग बैचेस हैं। लेकिन इसमें आपको 4x वैलिडिटी मिल रही है और बहुत कम रुपए में। ठीक है, 16 महीने के मिलना, तुम सोच सकते हो बहुत कम रुपए में है, तो इसका लाभ है। ठीक है ना, तो इसका लाभ लेने के लिए आपको वही करना है, यहाँ पर जाना है। या लगभग 2600 रुपए पड़ेगा ये बैच। भाई आपको कूपन कोड लगाना है BYT16, कूपन कोड लगाओगे आपको एक्स्ट्रा में डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बताओ कोई समस्या हुई यहाँ तक? मजा आया कि नहीं आया है? तो जी रिवीजन कहाँ से करें? रिवीजन आपने जो मैंने पढ़ाया है ये आपको हम कह सकते हैं क्लास PDF हमारे टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है ना, टेलीग्राम से जुड़ जाना, EVS बाय प्रशांत सर टेलीग्राम है, टेलीग्राम जुड़ोगे तो साथियों ये आपको मिलती रहेगी उस पर क्लास PDF। इससे भी पढ़ सकते हो, बाद बाकी नहीं तो इसे स्कैन कर लो, ये लो साथियों आराम से इसे स्कैन कर लो, ये हमारा टेलीग्राम है, तो इस टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम है, तो जुड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए खुश रहो, प्रसन्न हो, मेहनत करते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो। किसी प्रकार से कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर पूछ लेना है। और साथियों क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है, चीज़ आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, मजा आया कि नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और जिन साथियों ने अभी तक क्लास लाइक नहीं की है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। हो सके तो व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक इत्यादि शेयर जरूर कर देना है, जिससे उन बच्चों को पता लग जाए कि सर की क्लास रात में नहीं हो रही है, अब 11 बजे होगी सुबह। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे साथी अभी सोच से रहे हैं, उन्हें नहीं पता है कि मेरा टाइम जो है सुबह 11 बजे हो गया है। ठीक है, आप लोगों का है उन्हें बताना है। ठीक है, बाद बाकी तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। आज कितना ही, जय हिंद, जय भारत, खुश रहो।